नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं पंकज कुमार। आपका स्वागत है हेल्थ शो में, जिसमें हम सेहत से जुड़े विषय पर बात करते हैं और हेल्थ एक्सपर्ट से जानते हैं हर सवाल का जवाब, जिससे लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल ठीक ढंग से की जा सके। आज हम बात करेंगे एक ऐसे राज्य की जहां कोविड ने अपना जड़ मजबूत तरीके से जमा रखा है। जी हां, हम बात केरल की कर रहे हैं, जहां केसेस महीनों से घटने का नाम नहीं ले रही। केरल की स्थिति बाकी राज्यों के मुकाबले कहीं ज़्यादा खराब है, जबकि वहां 60% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसके बावजूद हर दिन केरल में कोरोना के 24 से 25 हजार मामले सामने आ रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कोची के अमृता हॉस्पिटल के एसोसिएट प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट इंचार्ज डॉक्टर विद्या झा से। डॉक्टर विद्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्ते, थैंक यू। लेकिन इससे पहले हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है ये इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises. डॉक्टर विद्या, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि केरल में कोविड के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ऐसी क्या वजह है कि वहां के तकरीबन 10 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से कहीं ज्यादा है? जी, आपको पता होगा कि पहले लहर के समय केरला ही ऐसा एक राज्य था पूरे देश में जहां सबसे ज़्यादा कंट्रोल में था कोविड। तो कहीं न कहीं ये अब हमारे ऊपर भारी पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ का पॉपुलेशन पहले लहर में क्योंकि वो नहीं वायरस के संपर्क में आए, तो अब ये पॉपुलेशन ज़्यादा एक्सपोज़ हो रहा है। इसलिए आपने देखा होगा सेकंड वेव के टाइम, दूसरे लहर के टाइम, अब जहाँ बाकी राज्यों में केसेस कम हैं, लेकिन केरला में अभी ज़्यादा हो गया है। साथ ही साथ आपको ये भी देखना होगा कि पूरे देश में केरला ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा वृद्ध लोग हैं, क्योंकि यहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लोगों के जो जीने की उम्र है वो ज़्यादा है बाकी शहरों और बाकी राज्यों से। तो जो यहाँ के वृद्ध लोग हैं, जेरियाट्रिक पॉपुलेशन है, वो ज़्यादा है बाकी राज्यों से। साथ ही साथ जो कोमॉर्बिड कंडीशंस है जैसे डायबिटीज़, वो भी सबसे ज़्यादा केरला में जो परसेंटेज है ओवरऑल, वो सबसे ज़्यादा केरला में है पूरे भारत देश में। तो ये जो पॉपुलेशन है ये सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल है या वल्नरेबल है कोरोना डिजीज़ के लिए। इसलिए अब जो दूसरा लहर आया या डेल्टा वेरिएंट आया, तो अब का पॉपुलेशन ज़्यादा आपको दिख रहा है कि केरला के केसेस बढ़े जा रहे हैं। साथ ही साथ जो टेस्टिंग की हम बात करें, वो भी केरला में ज़्यादा है बाकी राज्यों से। जैसे केरला में 1 in 6 कहते हैं, जैसे 6 लोगों में 1 टेस्ट। बाकी राज्यों में, उत्तर प्रदेश में तो ये बहुत ही कम है, 1 in 34, 134, 1 in 100 है उत्तर प्रदेश में, बिहार में 1 in 134 है। तो ये बाकी राज्यों से कहीं ज़्यादा टेस्टिंग कर रहा है, इसलिए इसकी टेस्ट पॉजिटिविटी भी ज़्यादा है। तो साथ डॉक्टर, ही साथ और भी कई कारण हैं, जैसे कि आप पूर्वी राज्यों में देखें तो वहाँ पे रूरल और अर्बन इंडिया का एक आप भाग कर सकते हैं कि ये रूरल शहर है, रूरल गांव है या ये शहर है। तो उन दोनों इलाकों के बीच में
एक नेचुरल बैरियर है खेत खलियान का, वो केरला में कम है। तो इससे क्या होता है कि जो घर से घर जो इसका ट्रांसमिशन है कोरोना वायरस का, वो ज्यादा देखा जा रहा है। इसलिए यहाँ पे हम इस बार ज्यादा केरला के केसेस देख रहे हैं। आपने दो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। एक तो ये कि केरल का जो पॉपुलेशन है, बड़ा पॉपुलेशन वृद्ध है और कोमॉर्बिड कंडीशन से सफ़र कर रहा है। दूसरी बात आपने ये बताई कि पहली लहर में बहुत कम लोग एक्सपोज हुए थे, जो कि आईसीएमआर सर्वे में भी ये बात आई कि 44% के आसपास लोग ही अंदर एंटीबॉडी पाया गया। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 60% लोगों को वैक्सीन भी लगाया जा चुका है, तो क्या आपको ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि वैक्सीन की वजह से कोई खास असर वहाँ पर नज़र आ रहा है, या केरल का कोई अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन है, लोकेशन है, या कुछ अलग हालात हैं जिसलिए पिछले कई महीनों से हम ऐसी स्थिति झेल रहे हैं? देखिए, ये जो आप स्टेटमेंट कह रहे हैं कि 60% पॉपुलेशन, 60% पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन मिल गया है, इसमें ये हमें ध्यान देना होगा कि 60% को अभी तक पहली डोज मिली है। 60% जो पॉपुलेशन है वो पूरा दोनों डोज नहीं मिली है। अगर आप करेक्ट स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो करीब 19% या 20% लोगों को ही दोनों डोज मिला है। तो अभी भी जो एक डोज मिलने के बावजूद जो लोगों में थोड़ा कैजुअल अप्रोच आ गया है कि लोग थोड़ा नॉर्मल तरीके से अपनी ज़िंदगी जीने लगे हैं, घुल मिलने लगे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमें एक डोज वैक्सीन का मिल गया है तो हमारे अंदर एंटीबॉडी आ गया है जिससे हमें कोरोना नहीं होगा। ये सोचना गलत है। इसलिए जब तक आपको 2 डोज न मिले, जो ये 60% जो आप कह रहे हैं, ये 2 डोज वाला डेटा नहीं है। दिस इज ओनली फॉर 19 और 20% लोगों को ही 2 डोज अभी तक मिला है। तो उनको अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी होगी, मास्क पहनना रहेगा जो भी, और लॉकडाउन का भी हमें अच्छे से पालन करना पड़ेगा। और जहां आप केरला की ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ पे ये भी एक कारण है कि यहाँ पे ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग विदेशों से आए, विदेशों में गए, इन हमारे बाकी राज्यों में गए, वहां से आए। तो पूरा का पूरा जो हमारा पॉपुलेशन है वो एक दूसरे से मिलता जुलता रहा। कोई रेस्ट्रिक्शन फर्स्ट लॉकडाउन के बाद या फर्स्ट वेव के बाद उतना नहीं देखा गया है। इसके वजह से भी ये केसेस बढ़े हैं। डॉक्टर विद्या, मेरा यही सवाल है और मैं यही समझना चाहूँगा आपसे, क्योंकि जिस तरह के वहाँ संक्रमण हो रहे हैं उस अनुपात में मौत नहीं हो रहा है। क्या यही वजह है कि लोग ज़्यादा कैजुअल हैं? और आपने जैसा बताया कि रेस्ट्रिक्शंस फर्स्ट वेव के बाद उस तरह के रेस्ट्रिक्शंस स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा नहीं लगाया गया, तो आपको लगता है कि वजह वही है? एक कारण ये भी है क्योंकि जितना कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस, हॉस्पिटल्स, सब कोई, या इनफैक्ट जो यहाँ के नागरिक लोग हैं, इन लोगों ने भी फर्स्ट वेव के दौरान काफी अच्छा नियमों का पालन किया, नियम लागू किए। उसके बाद धीरे धीरे लोगों में ये पूरे विदेशों में भी देखा गया है कि पैंडेमिक फैटिग जिसे कहते हैं, कि लोग अब ऊब गए हैं कि कितने दिनों तक घर में बैठे रहे हैं, कितने दिनों तक बाहर लोगों से न मिले, अपने रिश्तेदारों से न मिले। तो अब ये फटीगनेस लोगों में भी आ गया है, तो लोग अब इसका पालन थोड़ा कम कर रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा कि अचानक से केसेस बहुत बढ़ गए ईद त्योहार के बाद या ओणम त्योहार के बाद। तो लोगों को भी चाहिए कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और अपने जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, ये सब का यूज करते रहें, तभी ये कंट्रोल में आएगा। और इवन अगर आपने पहला वैक्सीन का डोज भी ले लिया है तो आप ये ना सोचे कि आपको कोरोना नहीं होगा, क्योंकि 2 डोजों के बाद भी कोरोना देखा गया है लोगों में। ऐसा हम पूरे बाकी राज्यों में भी देखा है। और जहाँ पर ये जो स्टेट गवर्नमेंट की बात है, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, हेल्थ मिनिस्टर, सबने अच्छा काम किया। इन लोगों ने अपना कंटेनमेंट जोन बनाया। लेकिन हाँ, थोड़ा फर्क है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट का है कि ऐसा रिपोर्ट में भी आया था आईसीएमआर के कि इन लोगों ने बफर्ड जोन नहीं बनाया। जो कंटेनमेंट एंड नॉन कंटेनमेंट जोन के बीच का जो बफर जोन है वो यहाँ केरला में नहीं देखा गया था। साथ ही साथ यहाँ पे होम क्लस्टर्स ज़्यादा देखा गया है, जो कि क्योंकि आपके घर में कोई कोरोना से पीड़ित है और आप उससे घुल मिल रहे हैं जो आप घर के अन्य सदस्य हैं, तो वो कंट्रोल में लाना पड़ेगा। लोगों में इस चीज़ का ज़्यादा अवेयरनेस दिखाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि आप अगर घर पे भी हैं, होम आइसोलेशन या होम क्वारंटाइन भी हैं, तो आपको अन्य सदस्यों से
उनसे ना मिलें क्योंकि उनको हो जाता है। तो ये होम क्लस्टर्स केरला में अब ज़्यादा देखा जा रहा है, इसके वजह से ये ज़्यादा बढ़ते जा रहा है केसेस। डॉक्टर विद्या, एक और बेहद अहम सवाल जो मैं आपके जरिए समझना चाहूँगा कि दूसरी लहर अभी थमी नहीं है और बार बार ये बात सुनने को मिलती है कि केरला ही तीसरी लहर का एपिसेंटर बनेगा। जरा आप ये समझाएं कि दूसरी और तीसरी लहर का फ़र्क क्या है? क्या वाकई माना जाए कि केरल ही तीसरी लहर का एपिसेंटर बनेगा? ये तो कहना मुश्किल है कि केरला ही तीसरी लहर का एपिसेंटर बनेगा। केरला पूरी कोशिश कर रही है कि सारे केसेस कंट्रोल में आए, थर्ड वेव ना आए। सारे हॉस्पिटल्स, सारे स्टेट गवर्नमेंट, सब लोग जुड़े हुए हैं कि पहले सेकेंड वेव कम हो, कंट्रोल में हो जाए, जो कि धीरे धीरे शायद हो भी जाए क्योंकि अब वैक्सीनेशन रेट बढ़ रहा है। और केरला गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील भी की है कि 2 डोजेस का ड्यूरेशन कम कर दें। जो अभी 84 डेज है वो एक महीना अब पहले जैसे था वैसे कर दें। तो हो सकता है कि ये सेकेंड केसेस भी आपको, सेकेंड वेव के जो केसेस है वो भी आपको अभी कम होते हुए नजर आएंगे। और जहां तक थर्ड वेव का एपिसेंटर केरला होगा, वो कहना अभी मतलब इसके लिए हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है। डॉक्टर विद्या, ठीक है, मैं आपसे पहला वेव के आपसे टाइम मैं सहमत हूं, लेकिन मेरा अगला सवाल ये है कि अजीब तरह के वायरस, डेंजरस वायरस जैसे निपाह वायरस भी केरल में ही रजिस्टर हो रहे हैं। ऐसी क्या वजह है कि दूसरी लहर भी लगातार खत्म नहीं हो रहा और निपाह वायरस भी केरल में ही रजिस्टर हो रहा है? क्या केरल की कोई ऐसी खासियत है या ज्योग्राफिकल लोकेशन है कि ऐसे खतरनाक वायरस भी वहीं मिलते हैं? सर, 2 बात इसमें। पहली बात कि निपा वायरस भारत में अगर देखा जाए तो वेस्ट बंगाल और दूसरा केरला में ही मिला है ये केसेस। साथ ही साथ जब अगर हम 2018 की बात करें, तब निपा केरला के लिए बिल्कुल नया था। यहाँ के न सरकार को कुछ पता था और ना डॉक्टर्स को पता था। तो अब लेकिन हम लोग ज़्यादा अवेयर हैं, यहाँ के डॉक्टर्स भी ज़्यादा अवेयर हैं। आप देख सकते हैं कि पिछले जब 2018 में जो केसेस हुए थे, उसमें से 18 में से 17 लोग की मृत्यु हो गई थी और कईयों की डायग्नोसिस मृत्यु के बाद आई थी। तब हमें पता चला था कि अच्छा, इनको निपा वायरस से ये इन्फेक्टेड थे और इनकी मृत्यु इससे हुई है। लेकिन अभी वाला जो 12 साल का बच्चा है, उसकी मृत्यु के पहले यहाँ पे हमें पता चल गया था कि ये बच्चा निपा वायरस से इन्फेक्टेड है। तो इस बार हम ज़्यादा हम सक्षम हैं कि इसको कंट्रोल कर लें और इसकी डायग्नोसिस कर लें। अब यहाँ के डॉक्टर्स जो सिम्टम्स हैं उसको देखकर ही सस्पिशन बढ़ जाता है कि हो सकता है ये निपा हो, तो ये टेस्टिंग करा लेते हैं और उसके मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। जरा आप ब्रीफ में और बता सकें कि निपाह वायरस से जो ग्रसित लोग होते हैं उनमें किस तरह के लक्षण होते हैं? कोविड से क्या अलग होता है, फ्लू से अलग होता है? कैसे उसको तुरंत पहचाना जाना चाहिए कि ये निपाह से पीड़ित है? इस निपा वायरस से जो लक्षण आते हैं वो तेज बुखार, खांसी, उल्टी, ये सब होता है। और अगर इसको जल्दी नहीं ट्रीट करेंगे तो ये ब्रेन में सूजन लाता है, जिसके वजह से कई लोगों में एनसेफेलाइटिस जिसको बोलते हैं वो हो जाता है। कुछ मरीज को मिर्गी जैसा दौरा भी आ सकता है। तो इसकी फैटालिटी रेट मतलब कई सारे मरीज जल्दी इनकी मृत्यु हो सकती है। और कोरोना में ज्यादातर जो है वो सांस लेने में तकलीफ, जो निपा में भी देखा जाता है। लेकिन आपको अगर आप देखें तो कोरोना में कहीं ना कहीं आपको कांटेक्ट ट्रेसिंग से या कुछ पता चल सकता है कि बाकी लोगों में हुआ था तो इसको भी कोरोना हो सकता है। निपा में क्योंकि कांटेक्ट ट्रेसिंग जब 2018 की बात करें तो ये सारे शब्द बहुत ही नए थे। कांटेक्ट ट्रेसिंग, क्वारंटाइन, आइसोलेशन। अगर आप सिस्टर लिनी की बात करें तो उन्होंने जो मरीज की देखभाल की थी तो उनके पास उस वक्त 2018 में ना मास्क था और ना ही पीपीई था। तो अब लेकिन हमें ज़्यादा पता है कि मास्क है, क्योंकि कोरोना के वजह से मास्क है, आइसोलेशन क्या होता है, हमारे मेडिकल हॉस्पिटल्स ये सारे तैयार हैं आइसोलेशन वार्ड के साथ, पीपीई किट्स अवेलेबल है सारे हेल्थ वर्कर्स के लिए। तो अब हमारे पास ये सारी ज्ञान है पहले से। जो 2018, 19, 20 में एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुई थी निपा वायरस की केरला में। 2019 में जहाँ तक मुझे पता है एक केस हुआ था रिपोर्ट। तो लक्षण देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम है। जो शुरुआती लक्षण है, तेज बुखार, उल्टी, सांस लेने में तकलीफ,
लेकिन तुरंत ही अगर नहीं ट्रीट किया जाए तो ये ब्रेन में सूजन ला सकता है, एंसेफेलाइटिस हो सकती है और मिर्गी जैसा दौरा आ सकता है। तो अगर हम इन्फेक्टिविटी और वायरुलेंस के हिसाब से देखें तो जाहिर तौर पर निपाह वायरस ज़्यादा खतरनाक है कोरोना वायरस से, अभी तक जितने भी कोरोना वेरिएंट हमारे सामने आए हैं। जी हाँ, ये कहना आपका उचित रहेगा कि निपा वायरस ज़्यादा वायरुलेंट है, क्योंकि उसमें अभी तक हमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी मतलब ठीक तरीके से नहीं हो पाती है, क्योंकि वो बहुत सारे लोग ऐसे मिले हुए हैं। पहला कौन सा इंसान था जो इन्फेक्टेड हुआ था, क्योंकि आपको पता होगा निपा वायरस जो है वो जूनोटिक कहा जाता है, जो कि नॉर्मली ये जानवरों में मिलता है, और जानवरों का खाया हुआ कोई फल या कुछ और अगर उस मनुष्य के संपर्क में आता है तो मनुष्य इन्फेक्टेड हो जाता है। तो इस तरीके से पता लगाना कि पहला कौन केस था, ये निपा वायरस में मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, तो डॉक्टर विद्या, मैं एक सवाल और आपसे जानना चाहूँगा जो कि मेरा अंतिम सवाल होगा। केरल में जो ज़्यादातर केसेस मिल रहे हैं, क्या वो डेल्टा वेरिएंट से ही ग्रसित हैं या और भी नए वेरिएंट या पुराने वेरिएंट जो ऑलरेडी इंडिया में जो फर्स्ट वेव के दरमियान देखा गया था, उस वेरिएंट से भी ज़्यादा लोग ग्रसित मिल रहे हैं? जी, अभी का डेटा ये बताता है कि अभी के केसेस डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा हैं। ऑलमोस्ट 90%, एक रिपोर्ट में बताया था कि 90% केसेस केरला के जो हैं वो डेल्टा वेरिएंट से हैं। लेकिन ऐसा भी है कि कई सारे जो लैब्स हैं, वो हम यहाँ पे जीनोमिक सर्वेलेंस नहीं हो रहा है। ये नहीं पता लगा रहे कि कौन सा वेरिएंट है, नहीं है, सीक्वेंसिंग नहीं हो पा रही है। तो जैसा आईसीएमआर ने भी बोला था कि, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बोला था कि अब केरला को जीनोमिक सर्वेलेंस करना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि और कौन से वेरिएंट्स हैं, तो हम उस मुताबिक अपना प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं, या कुछ और आगे कुछ करना है, क्योंकि वैक्सीन कितना उन पे प्रभावशाली है नहीं है वो पता लगा पाएंगे। तो डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए और ये सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। धन्यवाद। इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। हमारा आपसे निवेदन है कि आने वाला समय त्योहारों का है और इसलिए और भी ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हम और आप अपने कर्तव्यों को समझें और अपनों सहित पूरे परिवार का ध्यान रखें। इसी में सभी की भलाई है। चलते चलते बस इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।